हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत सारे स्टूडेंटों के द्वारा कहा गया कि सर हमें अर्थशास्त्र लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है। इस विषय के बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम इस विषय को लेने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न उत्पन्न हो। तो इस विषय को लेकर मैं आज अपना यही टॉपिक बनाया है कि अर्थशास्त्र विषय का महत्व क्या है और अर्थशास्त्र विषय लेने से हमें कौन कौन सी चीज़ों का ज्ञान होता है और भविष्य में हमारे लिए क्या लाभदायक रहता है ये विषय। तो यहाँ इस विषय के बारे में अगर पहले आपको इसके बारे में क्लियर कर दूँ तो यह अर्थशास्त्र जो विषय है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी है और कॉमर्स का सब्जेक्ट भी है। इन दोनों सब्जेक्टों में पूर्व में तो क्या होता था कि कॉमर्स में अर्थशास्त्र का जो विषय है वो अलग रहता था और आर्ट्स में अलग रहता था, लेकिन अब दोनों में कॉमन कर दिया गया है, दोनों में सेम सिलेबस रहता है। तो यहाँ आपके लिए ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि आप कॉमर्स ले रखे हैं तो क्या अर्थशास्त्र ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आपको लेनी हो तो आप कॉमर्स के साथ साथ अर्थशास्त्र विषय भी ले सकते हैं, और आर्ट्स है तो भी आप अर्थशास्त्र विषय को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूर्व का जो मैंने वीडियो बनाया था कॉमर्स का क्या महत्व है, और आज जो मैं सब्जेक्ट अपना विषय लेके आया हूँ वो है अर्थशास्त्र का महत्व। देखिए, इस वीडियो को जानने से पूर्व आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि किसी विषय की जानकारी पूर्ण होना अति आवश्यक होता है। अर्थशास्त्र का जीवन में महत्व क्या होता है, अर्थशास्त्र हमारे लिए क्या क्या चीज़ें लेके आता है, अर्थशास्त्र में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन के अंतर्गत हमारे व्यवहार में है या फिर हमारे एजुकेशन में है, क्या क्या लाभ प्रदान करती है। तो ये चीज़ें हमें बहुत जानना अति आवश्यक होता है। देखिए, अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान से जुड़ी हुई होती है। जो आपके आसपास में जो चीज़ें दिखती हैं वही उस अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखी होती है। देखिए, इसके जो पूर्व रचयिता रहे हैं अर्थशास्त्र के, आपको पता होगा कि सबसे महान राजनीतिक अर्थशास्त्री या फिर कह सकते हैं कि अपने जो पुरुष रहे हैं उनका नाम रहा है चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और जो आधुनिक अर्थशास्त्र है जिनकी रचना की है वो है हमारे एडम स्मिथ, जिनके द्वारा जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन पूर्व की जो अर्थशास्त्र हुई है उस अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत अधिक इतनी सारी चीजों को जो आचार्य चाणक्य हुए हैं उन्होंने उसके अनुकूल रखा, और उनके पूरे जीवन काल में जो घटनाएं घटित हुई और जो वातावरण से उन्होंने देखा, जो सीखा, उस विषय को लेकर वह एक बुक को लिखते हैं जिसका नाम वो देते हैं अर्थशास्त्र। और उसी का बदला हुआ रूप जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री रहे हैं एडम स्मिथ, उनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं इस अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जानने के लिए। मैं केवल अभी एक पॉइंट को ही लेकर आया हूँ आपके सामने कि अर्थशास्त्र में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, आप किस प्रकार से एक बड़े व्यवसायी के रूप में, बड़े उद्योगपति के रूप में, बड़े व्यापारी के रूप में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। देश की आय के बारे में, देश की कृषि की स्थिति के बारे में, देश के व्यवसाय के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इन सभी चीज़ों की गणना को कर सकते हैं। और देश हमारे कौन सी स्थिति में चल रहा है उस सारी चीज़ों की जानकारी भी हम लोग पता कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये एक जो तरीका है वो केवल मात्र एक छोटा टॉपिक लेते हैं, जैसे मांग और पूर्ति का टॉपिक ही है। वो मांग और पूर्ति अगर देखी जाए तो मांग किसके लिए महत्वपूर्ण रखती है कि मांग में अधिकतर लाभ देखा जाए तो ज्यादातर किसका लाभ हो रहा है, ग्राहक का। पूर्ति में ज्यादातर लाभ किसका हो रहा है, उपभोग निर्माता का। अब इनके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करना किस प्रकार से करें, यानी जब तक आपको ये पता न चले कि डीडी और एसएस के मध्य जो संबंध है वहां कीमत का निर्धारण होता है, यानी प्राइस का निर्धारण हो रहा है, ये चीजें कहां से प्राप्त हो पाएगी आपको, ये चीजें वहां से प्राप्त हो पाएगा शास्त्र से। आपको पता करना होगा कि जहां पर मांग और पूर्ति जहां एक दूसरे को काट रही है वही कीमत का निर्धारण होगा।
तो एक बड़ा उद्योगपति है, एक निर्माता है, वो क्या करता है, ऐसी ही स्थिति की गणना करता है और ऐसी स्थिति की गणना करने के लिए उसे इस चीजों की आवश्यकता रहती है। और उसके साथ साथ भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं घटित होगी उनके बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, अनुदान के बारे में, सब्सिडी के बारे में जो जानकारी प्रदान करने का कार्य है वो भी अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता की कौन कौन सी आदतें होती हैं, किस प्रकार के व्यवहार करता है, किस प्रकार से संतुष्टि होती है, कैसे वो अपनी आय का व्यय करता है, किस बुनियाद पर वो अपने व्यय को करता है, कि उसको संतुष्टि कैसी हो, कितनी उसकी कीमत हो, उस सभी की जानकारी है। जैसे उपभोक्ता वाला टॉपिक है, उसमें क्या दे रखा है कि उपभोक्ता की संतुष्टि क्या होती है, उपभोक्ता संतुष्ट कब होगा, उसको संतुष्टि की मात्रा कब अधिक होगी, कीमतें कम होगी और जो प्राप्त होने वाली संतुष्टि अधिक होगी तो वो कितनी उसकी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होगा, या फिर उसकी संतुष्टि कम होगी और कीमतें अधिक होगी तो ऐसी स्थिति वो कितनी मात्रा में खरीदने के लिए तैयार होगा। वो चीजें मांग उपभोक्ता पर निर्भर करती है कि वस्तु की कीमतें कितनी होगी, कीमतें घटती हैं तो वस्तु की कीमतें घटने के साथ साथ वस्तुओं की मांग कितनी बढ़ती है और कीमतें बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की मांग कितनी घटती है। इन सभी की जानकारी प्रदान करने का जो कार्य है वो भी इसी के बेस के आधार पर आपको प्रदान किया जाता है। फिर पूर्ति के अंदर देखा जाए तो एक उत्पादक, निर्माता, पूर्तिकर्ता, विक्रेता वो कैसे निर्धारित करता अपनी कीमतों का, नए नए अवसरों के आधार पर, जनसंख्या की वृद्धि होने के आधार पर, बाजार में कच्चे माल, तकनीकी परिवर्तन, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर वो किस प्रकार से अपनी कीमतों का निर्धारण करने का कार्य करता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो, एकाधिकार बाजार हो, उनमें कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, वस्तुओं की कीमतें कैसी होती हैं, वस्तुएं कैसी होती हैं, सरकार की नीतियां क्या होती हैं, बाजार में किस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। तो वो एक सफल व्यवसायी के लिए सारी चीजों को जानना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। देश की सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां क्या क्या होगी, सरकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए सरकार कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कदम उठा सकती है, बैंक दरें क्या होगी, मुद्रा क्या है, मुद्रा के लाभ क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी प्रदान करने का जो कार्य है वो केवल मात्र अर्थशास्त्र विषय के माध्यम से ही हो पाता है। और जब हमें ये सारी जानकारियां आसानी से प्राप्त हो जाती हैं तो हम एक सफल व्यवसाय के रूप में उभरने का कार्य कर सकते हैं। यदि हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाएगी, ये विषय हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम लोग एक सफल व्यवसायी बनने में कहीं ना कहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं रुकावट होगी। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस विषय की चीज़, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि यह आपके वातावरण के चारों ओर ही है, कुछ काल्पनिक नहीं है। इस विषय में काल्पनिक कुछ भी नहीं है। जो आपके आसपास वातावरण में जो चीजें दे रखी है वही इस विषय से जुड़ी हुई है। अतः मेरा अनुरोध है सभी से कि यदि कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र लेने के विषय में अगर सोच भी रहा है तो उसे इस विषय को लेना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटा सा ही एग्जाम्पल है मांग वाला, कि मांग क्या है, पूर्ति क्या है। मांग आपको पता है कि हमारी जब आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता रहती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता रहती है, धन की आवश्यकता होती है। और धन की आवश्यकता के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने की कीमत देखते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। ये सारी चीजें हमें हमारी घटनाओं के साथ साथ जुड़ी हुई हैं और इस घटनाओं के जुड़े होने के कारण, और ये सारी घटनाएं जब जुड़ जाती है तो मांग बन जाता है। तो यहां जब मैंने मांग की बात की, राष्ट्रीय आय अगर देखा जाए, बैंकिंग सेक्टर, बैंक कौन कौन सा कार्य करती है, क्योंकि हमें जब हम एक सफल व्यवसायी के रूप में उभरते हैं तो हमें बैंकों से भी लेन देन करना होता है। बैंक किस प्रकार की जमाएं स्वीकार करती है, किस प्रकार के ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, और बैंकों के साथ साथ आरबीआई जो हमारी सर्वोच्च बैंक हैं, उस बैंकों के द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं, किस समय किस उद्योगपति को कितने कितने किस प्रकार के कर, सब्सिडी या कोटा पद्धति है वो लागू की जाती है। इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो केवल मात्र अर्थशास्त्र के द्वारा ही प्राप्त हो पाती है। आपको पता होगा जब चाणक्य ने अपनी बुक की रचना की थी तो ऐसी स्थिति में प्रथम बार रचना करने से पहले, जब तक उसने भारत पर विजय, चंद्रगुप्त अपने जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जब तक उसने
भारत पर पूर्ण विजय और ये अपने शासन को पूर्णतः स्थापित नहीं कर दिया तब तक उसने अपनी बुक की रचना तो की, लेकिन लोग जनसंचार में उसको प्रसारित तो नहीं किया, उसका प्रकाशन नहीं किया। और जब अपने शासन को उसने कायम कर दिया तो उनका चंद्रगुप्त मौर्य का मानना था कि यही ज्ञान पूरे वहाँ के जन लोगों तक पहुंचे, जिससे कि वह भी एक सफल व्यवसायी के रूप में सफल रणनीतिकार बनने के रूप में वो उभर सके। फिर उनका प्रकाशन किया गया। तो एक सफल व्यवसायी के लिए, एक सफल विक्रेता के लिए, एक सफल निर्माता के लिए और एक सफल व्यक्ति के लिए अर्थशास्त्र विषय का जो महत्व है बहुत ही अधिक रहा। तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हो चाहे कॉमर्स विषय से हो, तो आपको इस सब्जेक्ट पर बहुत अधिक बल देना होगा कि हमें इस विषय को लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ। काफ़ी विषय ऐसे होते हैं जो हमारे काल्पनिक होते हैं, जो पूर्व में घटनाएं घटित हो चुकी है उनके बारे में होता है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो समय के अनुरूप उसकी परिभाषाओं में, उसके कार्यों में, उसकी नीतियों में, उसके निर्देशों में, उसके नियमों में बदलाव होता रहता है। और जो समय के अनुरूप परिवर्तित होते हैं उन सब्जेक्ट का लंबे समय तक टिका रहना आवश्यक भी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि इस विषय के जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं जब इस विषय को वह पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मेरा इतना ही कहना है, जो भी और अगले वीडियो में पुनः मैं इस विषय को लंबे रूप से सारांशित रूप से मैं आपको विस्तृत रूप से इसको समझाऊंगा, क्या क्या रहेगा इस विषय में टॉपिक वाइज। अभी हाल फिलहाल में केवल मात्र इसको बेसिकली जो छोटा छोटा महत्व है उसी को ही बताया है, और अगले वीडियो में आपको उसके जो लाभ रहेंगे इस विषय से जुड़ने वाले विद्यार्थियों के, उनके बारे में बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अतः जिनको पसंद आया है वह लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरे इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी कमेंट्स हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें।